Hello AI engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side Khushbu and we are going to start day 65. लास्ट लेक्चर में हमने अपना रेस्ट एपीआई शुरू किया था जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे. यू कैन सी द लिस्ट इन द स्क्रीन जिसमें हमने समझा था कि एपीआई क्या होती है, टाइप्स ऑफ एपीआई क्या होती हैं, जैसे कि आपकी रेस्ट हो गई, ग्राफ क्यूएल होगी, वेब सॉकेट्स हो गई, राइट. ये सब सारी चीजें हमने सोप एपीआई हमने समझा था बहुत वेरी हाई लेवल पे. रेस्ट को हमने समझा था एचटीटीपीएस एचटीटीपी में डिफरेंस क्या होता है, क्लाइंट सर्वर लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल चलती है, रेस्ट एपीआई के क्या यूज केसेस होते हैं, रेस्ट एपीआई के की कॉन्सेप्ट जैसे कि स्टेटलेस, स्टेटफुल, ऑलमोस्ट हमने सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए थे. रूल्स हमने पढ़े थे कि रेस्ट और रेस्टफुल एपीआई क्या होती है, उसमें जो रूल्स होते हैं, जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो क्या होते हैं, एचटीटीपी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या यूज केसेस होते हैं, टेस्टिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं और एपीआई को एक्चुअल में सही तरीके से कैसे डिफाइन किया जाता है जब हम सच में काम करते हैं एपीआई के ऊपर. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. आज भी हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं स्पेसिफिक टू इंटरव्यू, जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है. ठीक है, तो पूरा कोर्स यही है, यही आज रेस्ट एपीआई हम कवर कर देंगे और उसके बाद हम आगे फ्लास्क वगैरह स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा, दैट इज आगे का रेस्ट एपीआई पार्ट 2. ठीक है, तो आज के में हम कॉन्सेप्ट में समझते हैं. जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज एचटीटीपी स्टेटस कोड्स. स्टेटस कोड्स. अब बात आती है कि यार तुमने एपीआई तो बना ली, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, अपने ब्राउजर से और ये आपका सर्वर बैठा हुआ है. ठीक है, जो आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा फिर बाद में आपको रिस्पॉन्स देगा. यही होता है, राइट. आपने रिक्वेस्ट को यहां से भेजा और उसके बाद आपको वो रिस्पॉन्स देता है. ठीक है, अब मेरे को कैसे पता चलेगा यार रिस्पॉन्स मिल गया, तो मेरे को समझ में आ गया कि यार मेरी एपीआई सही चल गई, क्योंकि मैंने अगर एक्सपेक्ट किया था कि हाय, सामने वाले की दूसरी साइड से भी हाई का मैसेज आ गया, तो मतलब मेरी एपीआई सही चल रही है. ठीक है, दैट इज फाइन, यहां तक तो सही है. बट क्या अगर मैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में भेज दूं कि यार अगर वो सक्सेस हो गया है या मेरी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है या फिर वो बैकग्राउंड में चल रहा है कुछ प्रोसेस वगैरह, या फिर अगर उसमें कुछ एक्सेप्शन आ गई है, तो मैं उन सब चीजों को कैसे हैंडल करूं. इंटरव्यू पर्पज से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सीधा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये स्टेटस कोड किस लिए यूज में आता है, उस पर्टिकुलर केस के लिए क्या स्टेटस कोड होता है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे. ठीक है, तो कोई भी जो हम एपीआई बनाते हैं उसको प्रॉपर हैंडलिंग के लिए कि क्या एपीआई ने हमारे किया है, कैसा उसका रिस्पॉन्स आया है, क्या कोई एरर आई है या कुछ प्रॉब्लम्स आई है, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं कि यार मेरी रिक्वेस्ट तो चली गई, रिक्वेस्ट मेरी सही से वेरीफाई हो गई है, पास हो गई है, रिस्पॉन्स मेरा अगर सक्सेस आया तो सक्सेस बता दो, फेल हो गया तो फेल बता दो, फेल हो गया तो क्यों फेल हो गया. तो इन सब चीजों के लिए आपके अलग अलग स्टेटस कोड बने हुए हैं जो आपका स्टेटस बताते हैं एपीआई का कि उसकी हेल्थ कैसी है, क्या चल रहा है, उसका स्टेटस क्या है अभी. ठीक है, जैसे हम हॉस्पिटल्स में पूछते हैं, राइट, आपका स्टेटस क्या है अभी, या टीएल एम्प्लॉय से पूछते हैं क्या स्टेटस है तेरे काम का, राइट. तो इसी तरह से हम एपीआई का स्टेटस पूछते हैं कि यार बताओ क्या स्टेटस चल रहा है. हमने रिक्वेस्ट तो भेज दी, बता दो मेरे को क्या है. हम कोई कुरियर भेजते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, हम ट्रैक करते रहते हैं ना कि यार अभी कहां पे पहुंचा, अभी कहां पर पहुंचा, अभी कहां पर पहुंचा. या फिर हम ई कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ हम प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वहां पर ट्रैकिंग का ऑप्शन आता है, हम देखते रहते हैं कहां तक पहुंचा कुरियर मेरा, कहां तक पहुंचा, तो वहां पे दिखाता है वो यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ से वो शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है. तो दिस इज हाउ वी आर ट्रैकिंग, राइट. तो इसी तरह से वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारी एपीआई किस तरह से बिहेव कर रही है, क्या होने वाला है. तो समझते हैं स्टेटस कोड्स के अंदर. आई होप इतना समझ में आ गया है कि स्टेटस कोड क्या होता है. अब स्टेटस कोड हमारे ना बहुत सारे होते हैं, उनकी बेसिकली हमारे पास 5 कैटेगरीज होती हैं. 5 कैटेगरीज होती हैं. वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं. फर्स्ट वन इज, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से. ठीक है, तो जो फर्स्ट वन होती है वो आपकी आती है, नंबर्स में बात करेंगे हम, तो फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी 1XX. 3 डिजिट में होता है. 1XX मतलब 3 डिजिट्स दैट बिलोंग्स टू आपके 100 से लेकर जो भी स्टेटस कोड्स में आएगा. ठीक है, दूसरा होता है आपका
दूसरा होता है आपका 200 वाला 2xx, जो आपके 200 से कोड स्टार्ट होते हैं, 200 से कोड स्टार्ट होते हैं। तीसरा होता है आपका 3xx, जो आपके 300 से कोड स्टार्ट होते हैं। फोर्थ वन इज योर 4xx, जो आपके 400 से स्टार्ट होते हैं। और फिफ्थ वन, द लास्ट वन इज योर 5xx, जो आपके 500 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया कि यार 5 कैटेगरीज होती हैं, बट ये 5 कैटेगरीज में भी क्या क्या होता है एक एक करके समझते हैं। आपका 1xx में मेनली आता है आपका 100 स्टेटस कोड। 1xx में फर्स्ट वन की बात कर रहे हैं हम, 1xx जिसमें आपका फर्स्ट वन आता है 100 स्टेटस कोड, जो जनरली हम देखते हैं और कम यूज करते हैं। इनका पर्पस हमें पता होना चाहिए कि ये स्टेटस कोड 100 स्टेटस कोड कब यूज में आना है। अब 100 स्टेटस कोड की बात करें तो बोलता है, सर्वर हमें बोलता है कि यार रिक्वेस्ट मिल चुकी है तुम्हें, रिक्वेस्ट रिसीव। जैसे कि सपोज मैंने कुछ रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, तो मेरे सर्वर को वो रिक्वेस्ट मिल गई है, वो बोल रहे हैं मेरे को रिक्वेस्ट मिल गई है, रिक्वेस्ट रिसीव्ड। अब आगे प्रोसेस हो रही है, इट इज इन प्रोग्रेस या फिर प्रोसेस। ठीक है, सर्वर ने बोला कि मेरे को रिक्वेस्ट मिल चुकी है, अब आगे वो प्रोसेस हो रही है, इतना मैंने कंफर्मेशन तुम्हें दे दिया। जनरली हम इस वाले स्टेटस कोड को कम करते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स का इन्होंने कुछ, अभी वो प्रोसेस ही हो रही, राइट, प्रोसेस में मे भी फेल हो जाए, राइट, तो इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, तो इसको हम जनरली कम यूज करते हैं, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। नाउ दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, 1xx में जनरली आपका यही वाला आता है 100 वाला। अब आगे चलते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमारे स्टेटस कोड बढ़ेंगे हमारा सीवियरिटी लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो अब बात करते हैं 2xx की, जिसमें हमारे 200 से कोड्स आते हैं, जिसमें कौन कौन से आपकी मेनली आपकी 4 कैटेगरीज होती हैं। इस मेनली 2xx का मतलब है कि यार सब कुछ ठीक से हो गया है, सब ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया है, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो सही से प्रोसेस हो गई है, सही से उसका डेटा एंटर हो गया है सिस्टम में। आपने अगर कुछ एनरोलमेंट किया है तो वो सही से डेटा इंसर्शन हो गया, अगर आपने कोई अपडेशन किया है, डिलीशन किया है, जो भी एक्टिविटी की है, वो एपीआई आपकी परफेक्ट चल गई है। अब उसको भी आपको दर्शाने के लिए, इंडिकेशन के लिए आपके पास 4 स्टेटस कोड होते हैं। फर्स्ट वन इज योर 200 ओके, सेकेंड वन इज योर 201 created, and the third one is your 202 accepted, and the fourth one is your 204 no content। ठीक है, ये आपके 4 पार्ट होते हैं इस 2xx के अंदर, जिसमें 200 ओके क्या बोल रहे हैं कि यार आपका काम हो चुका है, सक्सेस। आपको प्रॉपर आपने एक एपीआई, एक रिक्वेस्ट भेजी है एपीआई के थ्रू, और वो सर्वर पे जाके आपका एनरोलमेंट वगैरह सब कुछ परफेक्टली हो गया है, तो आपका वो इंडिकेशन देता है कि यार ग्रीन मार्क कि इट इज डन। आप उसका कलर कोडिंग डिफाइन करते हो ग्रीन, कि यार एकदम ग्रीन सिग्नल मिल गया, आपने जो रिक्वेस्ट भेजी वो परफेक्टली चल गई। 201 भी आपका समहाउ वही देता है, बट द डिफरेंस इज कि वो बोलते हैं कि रिसोर्स क्रिएट हो गया है। वो इस बात की भी इंश्योरिटी देता है कि रिसोर्स क्रिएट हो गया है। सपोज पोस्ट रिक्वेस्ट थी आपकी, तो उसमें वो बोलेगा आपको कि नया डेटा डेटाबेस में ऐड हो गया, नया स्टूडेंट डेटाबेस में ऐड हो गया, ये इस बात की श्योरिटी देगा। 200 ओके में बस वो बोलेगा रिक्वेस्ट आपने भेजी थी, रिस्पॉन्स आपको मिल गया है, समहाउ वो भी आपका सही है, बट कुछ भी हो सकता है, राइट, अगर कुछ लॉजिक में गड़बड़, आपने गलती से उसको बाईपास कर दी है चीजें, तो वो आपको वही दे देगा। तो सही से स्टेटस कोड लिखना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 201 क्रिएटेड बोल रहा है कि यार सक्सेस तो हुआ है, साथ में आपको ये भी श्योरिटी दे रहा है कि आपका रिसोर्स भी क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट वन इज 202 एक्सेप्टेड, मतलब कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो आपकी एक्सेप्टेड हो गई है। ठीक है, बाकी काम जो है वो बैकग्राउंड में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने कोई एसिंक अवेट वगैरह लगा रखे हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लगा रखी है, तो जैसे कि आपने एक स्टूडेंट ने एनरोलमेंट किया, तो उसका डेटा डेटाबेस में ऐड हो गया है, और उसको सपोज ईमेल भी भेजनी है, तो बैकग्राउंड में ईमेल उसको भेज देगा। इट माइट बी वेरी मिली सेकेंड्स, बट वो भेज देगा। तो 202 बोलते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड हो गई है, काम आपका बैकग्राउंड में हो जाएगा।
नेक्स्ट इज 204 नो कंटेंट। आपका सक्सेस तो हो गई है रिक्वेस्ट, बट आपको एट द, जैसे कि आप रिसीवर बैठे हो, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, जैसे हमारा यहाँ पर क्लाइंट था, ये था, जब ये आपको रिस्पॉन्स भेजेगा तो यार वो बिल्कुल एम्प्टी, खाली भेजेगा, जस्ट बस एक स्टेटस कोड किया 204 ओके, 204 नो कंटेंट। नो कंटेंट मतलब कि यार आपने को 200 तो बोल दिया, बट आपको फ्रंट एंड पे कुछ नहीं चाहिए कि यार मेरे को कुछ आईडीज वगैरह रिटर्न में कुछ चाहिए। मतलब मैं कोई एपीआई बनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि यार जैसे हम कोई कुरियर भेजते हैं तो कुरियर वाला क्या करता है, हमसे साइन करवाता है या ओटीपी लेता है, राइट? तो वो सब मेरे को नहीं चाहिए, बस मेरा सक्सेस हो गया, दैट इज फाइन। मेरे को 204 बोल दो, मेरे को ना ओटीपी चाहिए, ना मेरे को आप साइन करा के मेरे को दिखाओ कि वो मेरा प्रॉपर रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। दैट आई डोंट वांट, बस तुमने मेरे को बता दिया कि सक्सेस हो गया, इट इज ओके। ये होते हैं हमारे 200 वाले कोड्स। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके, लेट मी मार्क हियर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो ये वाला है 200 ओके, 201 क्रिएटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 204 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 200 ओके, 201 एंड 204 आपके 3 स्टेटस कोड सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, तो ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेटस कोड की तरफ, तीसरे स्टेटस कोड की तरफ, दैट इज तीसरे स्टेटस कोड की तरफ, जो कि है हमारा 300 वाली लाइन का, दैट इज 300 वाली लाइन का, जो 300 में जाते हैं। तो ये वाले स्टेटस कोड भी बहुत सिंपल है और इसको कम ही यूज करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, वो इंडिकेशन दे रहा है कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसका यार आउटपुट मेरे पास तो नहीं है, मैं उसको ना रीडायरेक्ट कर रहा हूं, उसको मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूं। सर्वर बोल रहा है कि यार मैं इसको परमानेंट रीडायरेक्ट कर रहा हूं या फिर टेम्परेरी रीडायरेक्ट कर रहा हूं, परमानेंट रीडायरेक्ट कर रहा हूं या फिर टेम्परेरी कर रहा हूं। तो दिस इज समथिंग कि जब हम कुछ रीडायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं ये 3xx वाले कोड्स। जनरली नहीं यूज किए जाते हैं, बट एटलीस्ट आपको ये स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने चौथी कैटेगरी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चौथी कैटेगरी, 4xx क्लाइंट एरर्स। सपोज आपने जो रिक्वेस्ट भेजी, 200 वाले क्या कह रहे हैं, आपका सक्सेस हो गया। 400 वाले क्या कह रहे हैं कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी उसमें इशू आ गया, रिक्वेस्ट जो भेजी उसमें इशू है, इशू है। अब वो क्या इशू है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए अलग स्टेटस कोड्स है। तो उसकी कैटेगरी समझते हैं। फर्स्ट वन इज योर 400 बैड रिक्वेस्ट, सेकेंड इज योर 401 अनऑथराइज्ड, third one is your 403 forbidden, and the fourth one is your 400, one second, fourth one is your 404 not found। एक और होती है आपकी 405 मेथड नॉट अलाउड, एंड द सिक्स्थ वन इज योर 429। ठीक है, तो इसमें आपकी 6 मेन कैटेगरीज आती हैं, उनको आप समझते हैं अच्छे से। मैंने क्या बोला कि यार इसके अंदर जिसमें मैंने बोला कि रिक्वेस्ट मैंने भेजी और उसमें कुछ इशू आ गया, तो उसमें पहली कैटेगरी होती है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इशू आ गया, 400 बैड रिक्वेस्ट, जिसमें मैंने क्या बोला कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, रिक्वेस्ट जो भेजी है आपने, वो यार रॉन्ग है। रॉन्ग इन द सेंस कि उसका जेसन आपने सही से नहीं बना के भेजा है, आपने उसके अंदर कुछ भी फॉर्मेटिंग वगैरह है वो आपने गलत करी है, या कुछ भी, एट द एंड वो एक इनवैलिड रिक्वेस्ट है। जब वो मेरी इनवैलिड रिक्वेस्ट होती है, जब आपका क्लाइंट ही, आप ही अगर किसी को आपने रूल्स बना रखे हैं, उसमें बोल रखा है कि यार मेरा वो उसके अंदर प्रॉपर सोर्स डेस्टिनेशन लिखो, आपने उसमें डेस्टिनेशन लिखा ही नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा, रिक्वेस्ट फेल होगी, बैड रिक्वेस्ट, गलत है वो रिक्वेस्ट, इनवैलिड है। तो दिस इज 400 बैड रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्शन देना है जब आपकी कुछ भी फॉर्मेटिंग, जेसन या कुछ भी आपकी इनवैलिड है रिक्वेस्ट, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम 400 बैड रिक्वेस्ट। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नल आ रहा है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमें वो चाहिए ही चाहिए। 401 अनऑथराइज का क्या मतलब है कि यार
ऑथराइज्ड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती हूँ, मैं अपने ऑर्डर्स को एक्सेस करना चाहती हूँ, मैंने एक ई कॉम की अमेजोन को लॉग इन किया है, ऑर्डर्स को एक्सेस करना चाहती हूँ, मैंने डायरेक्टली यूआरएल में जाके अपना यूआरएल को मॉडिफाई कर दिया, मैंने लॉग इन नहीं किया, तो यार बिना लॉग इन करे कैसे तुम देख लोगे, राइट? तो फर्स्ट वी हैव टू ऑथराइज इट। दो चीजें होती है, एक ऑथराइजेशन, एक होती है हमारी ऑथेंटिकेशन, एक होती है ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब जब आप एक्चुअल में लॉग इन करते हो अपने यूजर नेम पासवर्ड के साथ, या फिर आपके फोन नंबर या ईमेल के साथ, आप जब लॉग इन करते हो, प्रॉपर अपने क्रेडेंशियल्स डालते हो, उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन होता है जब आप प्रॉपर अपने डिटेल्स डालते हो, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल या फोन नंबर जो भी है, उससे आप लॉग इन करते हो प्रॉपर डिटेल्स डाल के, वो सर्वर पे जाके वेरीफाई होती हैं। जब सर्वर आपको वैलिडेशन दे देता है कि यार आपने सही डिटेल्स डाली है, मेरे डेटाबेस में वो एग्जिस्ट करता है। जब आप अमेजोन पे लॉग इन करते हो, अपनी डालते हो ना ईमेल और फोन नंबर, अगर आपने गलत डाली है तो आप लॉग इन नहीं कर पाते, फेल हो जाता है वो, तो उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन किसे कहते हैं? जब आप प्रॉपरली ऑथेंटिकेट हो गए हो, ठीक है, आपको सर्वर ने बोल दिया कि यार आपने जो यूजर नेम पासवर्ड डाला था वो सही है, अब तुम क्या कर सकते हो, जो मेरे वेबसाइट की अमेजोन में जो ऑर्डर्स हैं, जो भी चीजें पेमेंट्स वगैरह हैं, वो तुम एक्सेस कर सकते हो। अब तुम्हें मैं राइट दे रहा हूं कि तुम उन रिसोर्सेज को जाकर एक्सेस करो। तो जब तुम्हें रिसोर्सेज का राइट्स मिल जाते हैं, उसे कहते हैं ऑथराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं सीधा सीधा, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो अनऑथराइज का मतलब समझ आ गया, आपने जो यूजर नेम पासवर्ड डाला वो गलत डाला, तो उसको वो क्या हो गया, इनवैलिड लॉगिन हो गया, इनवैलिड लॉगिन हो गया, या फिर आपने लॉगिन डिटेल्स नहीं डाली, फ्रंट एंड पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इन दैट केस वो आपको दे देता है 401 अनऑथराइज्ड, ठीक है? तीसरा होता है आपको 403 फॉरबिडन, कि यार आपने लॉगिन डिटेल्स तो सही डाल ली, बट आपके पास वो ऑथराइजेशन एक्सेस नहीं है। जैसे कि सपोज आप एक कॉलेज में हो, ठीक है, और आपका एज ए स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट के तौर पर आपके पास लिमिटेड एक्सेस होंगे, बट आप चाह रहे हो कि यार आपको समहाउ कैसे भी लॉगिन की डिटेल्स मिल भी गई हैं, आपने ट्राई किया और वो खुल गया, और उसके बाद आपने एज ए गेस्ट नहीं, आपने एज ए मैनेजर उसको एक्सेस करना चाहा, तो वो आपके पास राइट्स ही नहीं थे। समहाउ कुछ भी आपको गलती से लॉगिन हो गया, कुछ भी हो गया, बट आपके पास वो राइट्स नहीं है, तो उसे कहते हैं आपके पास परमिशंस नहीं है। परमिशन नहीं है, आप ब्लॉक्ड हो या कुछ भी रीजन से, तो उसे कहते हैं फॉरबिडन। परमिशंस नहीं है जब आपके पास, ठीक है, तो उसे कहते हैं आपका 403 फॉरबिडन एक्सेप्शन आती है आपके पास। 404 नॉट फाउंड मतलब कि आपके जो रिसोर्सेज है वो मिसिंग है। इसका क्या मतलब है कि आप चाह रहे हो कि यार मैं किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि यार एक राम नाम का एक स्टूडेंट है, मैं उसको सर्च कर रही हूं, ठीक है, या किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रही हूं मैं, बट जिस प्रोडक्ट को मैं सर्च कर रही हूं वो तो है ही नहीं अवेलेबल डेटाबेस में, सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे सर्च कर लूंगी? तो वो मेरे को बोलता है नॉट फाउंड, वो अवेलेबल ही नहीं है। या स्टूडेंट है, वो पहले था मे बी, अब वो हट गया, सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं है। तो जब आपको मिलता है कि आपने रिक्वेस्ट तो भेजी, आप चाह रहे हो उस तरह से मिल जाए, आप गूगल पे कभी कुछ उल्टे सीधे सर्च करते हो, तो आपको बोलता है कि इस टाइप के कुछ हमारे पास सजेशंस ही नहीं है, नो नॉट फाउंड। तो जब आपके पास इस टाइप का कुछ आता है, तो दैट मीन्स रिसोर्स नॉट फाउंड, अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है? लास्ट वन इज योर सेकेंड लास्ट वन इज योर 405 नॉट मेथड नॉट अलाउड। अगर आपके पास कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? सपोज आपके पास कुछ एम्बिग्यूटी एरर आ गई। एम्बिग्यूटी एरर क्या होती है वो मैं बताऊंगी आपको अभी थोड़ी देर में, ठीक है? तो इसको समझो, जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आपकी एपीआई मिसमैच हो रही है, कुछ भी दो एपीआई आपने बना रखी है, कंफ्यूज हो गया कि यार मैं इस एपीआई पे जाऊं या इस एपीआई पे जाऊं, इस रूम में जाऊं या इस रूम में जाऊं, तो उसे कहते हैं हम 405 मेथड नॉट अलाउड। चलो एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और रेस्टोरेंट में जाके वेटर से बोलते हैं यार मुझे पानी दे दे, तो वेटर आपसे बोलता है कि यार आप बटन ए दबा लो टू गेट द वाटर, और बटन ए फिर से बोलता है, मतलब दो बटन लगे हुए हैं और दोनों पे ही लिखा हुआ है बटन ए बटन ए।
बोलता है बटन ए दबा लो टू गेट द वाटर, बटन ए दबा लो टू गेट द वाटर। वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार इसको दबाओ या उसको दबाओ। तो जब आपके पास इस टाइप की कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे कहते हैं हम एम्बिग्यूटी एरर। ऐसे ही अगर आप सही से एपीआईज की डेफिनेशन नहीं लिखते हो, उनको सही से नहीं बनाते हो, एक ही चीज को रिपीट करने की कोशिश करते हो, तो उसे एम्बिग्यूटी एरर आ जाती है और ये इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं। तो जब आपके पास इस टाइप के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तब आपके पास ये स्टेटस कोड आप भेजते हो 405 मेथड नॉट अलाउड, ठीक है, या फिर गलत एचटीटीपी वर्ब भी आपने यूज कर लिया, कुछ भी। लास्ट वन इज योर 429 दैट इज टू मैनी रिक्वेस्ट। टू मैनी रिक्वेस्ट ये आपका तब आता है जब आपने रेट लिमिटिंग अप्लाई की होती है। अब ये रेट लिमिटिंग क्या होता है, सिंपल से वर्ड में समझते हैं। आपने सिंपल सी इंटरनेट बैंकिंग अगर यूज करी है, या फिर आप एटीएम के गए हो एटीएम के अंदर, तो जब भी आपने कुछ ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करी है, पैसे निकालने की कोशिश करी है, तो आपके पास अटेम्प्ट्स की लिमिट होती है कि आपने बोला कि यार मैं तो 3 अटेम्प्ट से, अगर आपने उसमें फेल कर गया तो आपका ब्लॉक हो जाएगा, या कुछ टाइम के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा, अगले दिन आप ट्राई करते हो, कुछ भी आपको अनलॉक कराना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एपीआई के अंदर अपने लिमिट लगा दी, रेट की लिमिट लगा दी कि मेरे एक दिन में, वो कुछ भी होती है रूल, वो कुछ भी होता है, एक दिन में मैं सिर्फ 10 रिक्वेस्ट सर्व करूंगा पर पर्सन, या फिर इट कैन बी ओवरऑल। वो रूल आप कुछ भी बना सकते हो कि 1 घंटे में मैं 10 रिक्वेस्ट, या 1 घंटे में सिर्फ 2 रिक्वेस्ट होनी चाहिए, 1 घंटे में 3 रिक्वेस्ट, या पर डे, या महीने में, वो रूल आप कुछ भी बना सकते हो। जब वो लिमिट आपकी क्रॉस हो जाती है, उसे कहते हैं रेट लिमिटिंग। तब आपके पास एक्सेप्शन आती है 429 दैट इज टू मेनी रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, तो उसे कहते हैं हम रेट लिमिटिंग। इज इट क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेट लिमिटिंग, सीधा सीधा पूछ लेते हैं। ये सारा मैं इंटरव्यूज वाला ही पार्ट कवर कर रही हूं, जो जनरल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं रेस्ट एपीआईज में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारा 5वीं कैटेगरी के ऊपर। 5th वन इज योर 5xx, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपके 500 से कोड स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर वो बोलता है कि यार अभी तक तो हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे थे कि यार हमारी क्लाइंट एरर आई है, क्लाइंट एरर आई है, जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं उसके अंदर इश्यूज आ रहे थे, ठीक है, कि रिक्वेस्ट सही नहीं है, गलत है, या फिर वो रिसोर्स नहीं है, कुछ भी, इट कैन बी ऑथराइज नहीं हुआ, या फिर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है यूजर। तो दिस इज समथिंग 500 आपका बोलता है कि रिक्वेस्ट फेल, आपका सर्वर साइड से इश्यूज आए, सर्वर साइड एरर आई है, मतलब रिक्वेस्ट आपकी सही थी बट आपका वो जो जाकर फेल हुआ है सर्वर एंड पे, इट कैन बी एनी ऑफ द रीजंस। तो समझते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अंदर भी आपके पास कई सारे कोड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर 500 इंटरनल सर्वर एरर। उससे पहले समझ लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है 400 वाले में। एक तो है आपका ये 400 बैड रिक्वेस्ट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, 401 अनऑथराइज वाला, 403 फोरबिडन वाला, 404 नॉट फाउंड वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 429, ठीक है। चलो अब इस वाले की कैटेगरी की बात करते हैं। 500 इंटरनल सर्वर एरर होता है, एक होता है हमारा 1 सेकेंड, एक होता है हमारा 501 नॉट इंप्लीमेंटेड, ठीक है। तीसरा होता है आपका 502 बैड गेटवे, चौथा होता है आपका 503 सर्विस अनअवेलेबल। फिफ्थ वन इज योर 504 गेटवे टाइम आउट, ठीक है। शॉर्ट में समझते हैं इनको, क्या मतलब है इनका। तो इन शॉर्ट में अगर बोलूं 500 इंटरनल सर्वर एरर कि यार सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आई है, सर्वर में मतलब डीबी में भी क्रैश हो गया है, डीबी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी, कोड आपका फटा पड़ा है, कोड में कुछ इशू है, जो आपने कोड लिखा है एपीआई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसमें कुछ इशू है, तो सर्वर आपका क्रैश हो गया है, वो उस कोड को हैंडल नहीं कर पा रहा है। आपने इतना धांसू कोड लिख दिया है, वो उसको समझ ही नहीं पा रहा आपने क्या लिख दिया है, तो वो फट गया है और सीधा आपको एक्सेप्शन रेज कर दिया। तो
उस केस में आपका सर्वर फट गया, सर्वर क्रैश्ड हो गया, दिस इज समथिंग 500 इंटरनल सर्वर एरर। 500 नॉट इम्प्लीमेंटेड मतलब कि आपने एपीआई बनाई नहीं है, आप रिक्वेस्ट आ रही है बट उसका सिर्फ आपने इनिशियल पार्ट बना के रख दिया है, बट उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं किया, नॉट इम्प्लीमेंटेड लिख दिया। तो दिस इज समथिंग 500 नॉट इम्प्लीमेंटेड, एपीआई नॉट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। 500 टू बैड गेटवे मतलब कि सर्वर के बीच में कुछ इशू है, सर्वर के बीच में कुछ इशू है, कोड आपका मे बी सही है बट आपके जो गेटवेज वगैरह लगे होते हैं जिस पर वो चलता है बेसिकली, उसके अंदर आपका कोड डिप्लॉय होता है, वहां पर कुछ इश्यूज है। सर्विस अनअवेलेबल मतलब कि यार मे बी कि अभी डाउन है, मेंटेनेंस में है, कुछ भी उस पर अलग कुछ काम चल रहा है, अपडेशन चल रहा है, कुछ भी, तो सर्विस अनअवेलेबल, नाम से ही क्लियर हो रहा है, राइट। फोर्थ वन इज योर, फोर्थ तो हो गया राइट, सर्विस अनअवेलेबल। 500 फॉर बैड गेटवे मतलब कि मे बी शायद ऐसा होता है कि इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो है और आपका वो टाइम आउट हो रहा है, या फिर आपने कोड इतना ज्यादा हैवी लिख दिया है, इतना ज्यादा धांसू कोड लिख दिया है कि यार वो बस घूमे ही जा रहा है। ठीक है, आपने फोर लूप में उसको फंसा दिया या कुछ भी हो गया, तो आपकी एपीआई बस चली जा रही है और वो टाइम आउट हो गया। ठीक है, एपीआई को आप ऐसा थोड़ी कि 5-5, 10-10 मिनट तक चलाओगे, इट शुड बी वेरी मिली सेकेंड्स। तो दिस इज समथिंग 500 गेटवे टाइम आउट इशू। अब इसमें कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये वाली 500 इंटरनल सर्वर एरर, जो आपसे इंटरव्यूज में सीधा सीधा पूछ ली जाती है कि 500 इंटरनल एरर क्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर ये वाला पार्ट समझ आ गया, इस पे हमने अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया, क्योंकि पूछ लेते हैं सीधा सीधा कि स्टेटस कोड्स, ये कौन सा कोड किसके लिए यूज होता है, ये वाला कब अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको समझते हैं। एपीआई एम्बिग्यूटी मैंने समझा दी आपको, एक बारी फिर से और समझ लेते हैं। एपीआई एम्बिग्यूटी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने वेटर को बोला पानी दे दे, तो उसने बोला कि यार ये भी एक बटन ए है, यहाँ इसको दबाओ और पानी ले लो, ये भी एक बटन ए है, इसको दबाओ और पानी ले लो। यार वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसको दबाऊं या फिर मैं इसको दबाऊं। तो जब इस टाइप की कंफ्यूजन होती है, इसे कहते हैं हम एम्बिग्यूटी, कॉन्फ्लिक्ट्स, कंफ्यूजन्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने कुछ एपीआईज बनाई हैं, अगर आपने इसी तरह से कुछ एपीआईज बनाई है, जैसे कि आपने एक एपीआई बनाई गेट यूजर्स, आपने एक और बनाई गेट यूजर्स लिस्ट। यार मैं यूजर्स लेके आ रहा हूं, यूजर्स का मतलब भी तो यही होता है ना कि यूजर्स लाके दे दो मुझे। अब उसमें लिस्ट लगाने से क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन, राइट। इसमें भी तो यूजर्स ही आ रहे हैं। तो जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी, यहां से जब रिक्वेस्ट आई मेरी, तो जब वो सर्वर के पास आई तो वो बोलेगा मैं इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, इधर जाऊं मैं या फिर इधर जाऊं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होने के बाद मेरे को तो समझ नहीं आएगा मैं किसको हिट करूं, तो आपकी एम्बिग्यूटी एरर आ जाएगी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। ठीक है, ये होता है आपका बेसिकली। इसी तरह से यूजर्स, पोस्ट में या किसी में भी आप सही से एपीआई डिफाइन करना बहुत जरूरी है। फिर उनके प्रॉपर स्टेटस कोड आपको रिटर्न करना बहुत जरूरी है। सही एपीआई डिजाइन करना एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर कोर्स। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है, पहले फुल फॉर्म समझते हैं, फिर इसका इजी सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। फुल फॉर्म होती है इसकी क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। क्या मतलब है इसका? ये एक टाइप से कुछ नहीं है, ये बस एक सिक्योरिटी रूल है, बस एक ये सिक्योरिटी रूल है जो बोलता है आपको, जो कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल योर ब्राउजर, दैट कंट्रोल्स योर ब्राउजर, या फिर आप बोल लो आपका फ्रंट एंड, कि कोई भी अदर वेबसाइट आकर उसको एक्सेस ना कर पाए, कोई भी अदर वेबसाइट आकर उसको एक्सेस ना कर पाए। जैसे कि सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देती हूं, समझ में आ जाएगा। एक स्कूल है, स्कूल में एक टीचर है, टीचर 1। ठीक है, उसमें एक वो अपनी क्लास को पढ़ा रहा है, सपोज एक क्लास 1 है, तो वो अपने बच्चों को, जो उसमें उसके स्टूडेंट्स हैं, उनको वो नोटबुक देता है, गिव नोटबुक। ठीक है,
एक टीचर 2 है, यू कैन कंसीडर, और वो अपनी क्लास 2 को पढ़ाता है। उसमें एक स्टूडेंट है, वो टीचर 1 के पास आता है, इसके पास आता है कि यार सर मेरे को भी आप नोटबुक दे सकते हो। अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो यस हम दे देंगे, बट आपको एज एन एपीआई में जो आप क्लाइंट सर्वर की जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल्स होते हैं, लाइफ साइकिल होती है, उसमें ये अलाउड नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ टीचर 1 आपका स्टूडेंट अपने ही स्टूडेंट को नोटबुक दे सकता है, वो दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स को नोटबुक नहीं दे सकता। अगर वो देने की कोशिश करेगा तो एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, वही सेम खेल है कि अगर आपका ये ब्राउजर है, ठीक है, अगर उस ब्राउजर ने आपके सर्वर 1 को अलाउड किया है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ यही सर्वर आपको सर्व कर सकता है। अगर ब्राउजर सर्वर 2 के पास या फिर सर्वर 2 के पास गलती से भी कैसे भी रिक्वेस्ट पहुंच गई, तो वो उसको सीधा बोल देगा नॉट अलाउड। ठीक है, इससे क्या रिजॉल्व होता है, आपके जो हैकर्स वगैरह होते हैं, अगर वो रीडायरेक्ट कराने की कोशिश करते हैं, राइट, कि यार वो आपकी बैंकिंग साइट से किसी और साइट पे जाकर रीडायरेक्ट हो जाए, उनकी साइट्स पे, उनकी फेक वेबसाइट्स पे, और वो आपके पैसे वैसे उड़ा ले, तो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है उस टाइप के प्रिवेंशन के लिए। तो कोई भी उसका मिसयूज ना उठा पाए, कोई भी उसका मिसयूज ना कर पाए। ठीक है, कोई भी आपने एक यहां पर डिटेल डाली अपने पेमेंट की ब्राउजर पे, ठीक है, और आप रीडायरेक्ट होना चाहते हो सर्वर 1 के पास, बट वो रिक्वेस्ट कैसे भी करके हैकर्स ने उसको सर्वर 2 पर, जो हैकर्स का सर्वर है, उस पर रीडायरेक्ट कराने की कोशिश की, तो वो अलाउड नहीं करेगा। उसे कहते हैं कोर्स। तो कोर्स क्या होता है आपका, जब आपका सेम ओरिजिन होगा। सेम ओरिजिन मतलब जिस सर्वर को हमने अलाउड किया है, क्लाइंट सर्वर ने जिस सर्वर को अलाउड किया है, उस पर तो तुम्हारा अलाउड है। अगर डिफरेंट ओरिजिन आ गया तो यार नॉट अलाउड। समझ में आया? तो सिंपल सा मैंने क्या बोला, अगर आप अपने सेम सर्वर, बैंक के ही सर्वर पे अगर आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, अमेजोन के सर्वर पर आप कुछ बाय कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो अमेजोन के सर्वर पे ही रहना चाहिए, वो बुक माई शो पर नहीं जाना चाहिए, वो बुक माई शो के सर्वर पे नहीं जाना चाहिए, उसी एड्रेस पर वो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर दूसरे सर्वर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, कैसे भी उसको रीडायरेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, वो वहीं पर उसको ब्लॉक कर देगा। दैट इज योर कोर्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स। आई होप इट इज क्लियर। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूं आपको, जो इंटरव्यूज में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर थ्रॉटलिंग वर्सेस थ्रॉटलिंग एंड सॉरी एंड रेट लिमिटिंग। थ्रॉटलिंग एंड रेट लिमिटिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रेट लिमिटिंग ऑल्दो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप क्या चाहते हो, कि पहले रेट लिमिटिंग तो मैंने आपको बता दिया, थ्रॉटलिंग समझते हैं। चलो, थ्रॉटलिंग क्या होता है, वही सेम कहानी है कि यार मेरा जो यूजर है, जो मेरा एक यूजर है, पर डे वो रूल मैं कुछ भी सेट कर सकती हूँ, पर डे, पर ऑल्टरनेट डे, या फिर इन 10 डेज, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे बिजनेस यूज केस पे डिपेंड करता है कि वो मैं क्या सेट करना चाहती हूँ। बट मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या रूल है, मैंने बोला पर डे अगर आप एज ए एटीएम यूज कर रहे हो, पर डे आप मैक्सिमम 3 ट्रांजेक्शन्स पर डे कर सकते हो, पर डे कर सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा करोगे तो दैट इज नॉट अलाउड। मोर देन 3 नॉट अलाउड। ठीक है, मोर देन 3 नॉट अलाउड। और आपके पास कौन सी एक्सेप्शन आती है, ऊपर बताया था मैंने, दैट इज 4 to 9 टू मेनी रिक्वेस्ट। अगर आपके पास 4th रिक्वेस्ट आ गई सर्वर के पास, तो आपकी जो एपीआई है वो आपको स्टेटस कोड कौन सा देगी, 4 to 9 टू मेनी रिक्वेस्ट, कि आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, मैं नहीं करूंगा भाई। ठीक है, वो सारे रूल्स आपकी इंप्लीमेंट होते हैं सर्वर के ऊपर, वो आप अप्लाई करते हो, आपकी एपीआई डिजाइन के टाइम पे वो सब इंप्लीमेंट होते हैं।
तो उसे कहते हैं हम टू मेनी रिक्वेस्ट 4 to 9, दैट इज थ्रॉटलिंग। अब आप बोलोगे दीदी आपने तो रेट लिमिटिंग भी यही बताया, तो बताऊंगी अभी, ठीक है, डोंट वरी। इतना समझ में आ गया। और भी रूल्स होते हैं कि यार 1 मिनट में आप ज्यादा से ज्यादा 60 रिक्वेस्ट भेज सकते हो। कई होते हैं ना यार, अननेसेसरी स्पैमिंग करने की कोशिश करते हैं, साइट को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे ना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लगाए जाते हैं कि अननेसेसरी उस पर ज्यादा आपकी एपीआई पे, आपके सर्वर पर लोड ना पड़े, ठीक है। कोई भी अननेसेसरी आपकी स्ट्राइक ना करता रहे आपके सर्वर पर, अननेसेसरी आपको सपोज आपको कोई भी अननोन तरीके से हाय 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 भेजता रहे, बार बार भेजता रहे, तो हाउ यू फील, राइट, यू विल बी ओवरलोडेड। सो सिमिलरली सर्वर भी आपका ओवरलोड हो जाता है, परेशान हो जाता है। मे बी उससे क्या होगा, आपका सर्वर हैंग हो जाएगा, आपके रिसोर्सेज अननेसेसरी यूटिलाइज होंगे, इट बिकम्स कॉस्टली, और आपका सर्वर ब्रेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने लिमिट कर दिया भाई, 1 मिनट में इससे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए। आपने कुछ चैट बॉट बना दिया, आपने कोई बॉट लगा दिया, ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, बार बार 1 मिनट में पता नहीं उसने कई करोड़ों मिलियन रिक्वेस्ट भेज दी है, तो उससे क्या होगा, सर्वर बैठ जाएगा आपका यार, ठीक है। तो इस टाइप के जब हम लगाते हैं चीजें, तो उसे कहते हैं हम, एंड रूल्स कैन बी एनीथिंग, वो आपके बिजनेस केस पे आप डिसाइड करते हो, आपका मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किस टाइप के रूल्स आपको जरूरत है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल समझाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार मैंने बोला कि इतना तो ठीक है, बट आप मेरे को बोल रहे थे दीदी यार रेट लिमिटिंग भी तो यही होता है। मैंने बोला करेक्ट, यही होता है। तो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ थ्रॉटलिंग, टाइप्स ऑफ थ्रॉटलिंग। ये जो थ्रॉटलिंग मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, यही इसके जो टाइप्स होते हैं ना, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, एक यू कैन से फिनोमिना। तो इसके अंदर जो टाइप्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज रेट लिमिटिंग, सेकेंड इज योर कोटा, थर्ड वन इज योर बर्स्ट लिमिट। सबसे ज्यादा आपका रेट लिमिटिंग यूज में आता है। आई होप अब क्लियर हो गया है कि रेट लिमिटिंग क्या होता है। समझ लेते हैं कोटा के ऊपर भी कि कोटा की क्या कहानी है। कोटा भी कुछ नहीं है, वही सेम कहानी है कि रिक्वेस्ट यूजर को लिमिट करना है। इट इज समथिंग, कोटा इज समथिंग आपका डेली या फिर मंथली लिमिट। कोटा आपने कुछ कोड सेट कर दिया कि यार मेरे इतनी लिमिट है, आपने वो सेट कर दिया कि यार जैसे कि 1 डे में आप मैक्सिमम 1000 कॉल्स लोगे। इससे ज्यादा अगर 1000 से एक भी ऊपर आ गई तो दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम, बस उसका थोड़ा सा इन्होंने रूल्स चेंज कर दोगे आप जब आप डेली या मंथली कुछ लगाना चाहते हो। इसी को कहते हैं हम कोटा, ठीक है। बर्स्ट लिमिट क्या होता है आपका? बर्स्ट लिमिट में बोलता है कि आपने बोला कि कुछ एकदम से सडन स्पाइक आ गया, जैसे कि आपकी सपोज Amazon सेल आती है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप क्या चाहते हो, एकदम से कोई फोन लॉन्च होने वाला है, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार मैं उस फोन को जल्दी जल्दी डील में खरीद लूं, ठीक है। तो एकदम से जब आपके पास Amazon की सेल आती है, आपने एक्सपेक्ट किया था कि जो आपकी एपीआई है मैक्सिमम यार 1 मिनट के अंदर सपोज 10 रिक्वेस्ट झेल सकती है, बट यार रिक्वेस्ट आ गई 1 मिलियन। क्या होगा सिस्टम का? तो आपके पास जब एकदम से सडन स्पाइक आता है तो आप उसको भी लिमिट करना चाहते हो। इन शॉर्ट आप सारा काम वही कर रहे हो, बस कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम। कॉन्सेप्ट वही का वही है। यूजर को, अपने क्राउड को, अपने स्पाइक को आप कंट्रोल करना चाहते हो, लिमिट करना चाहते हो, उसको कहते हैं हम थ्रॉटलिंग। कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम। रेट लिमिटिंग में भी वही होता है, रूल्स आप डिफरेंट डिफरेंट लगाते हो, बस उतना ही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पस से। सारे ही मैं इंटरव्यू पर्पस क्वेश्चंस बता रही हूँ जो पूछे जाते हैं, जो मेरे से भी, मेरे करियर में, इन 11 साल के करियर में पूछे गए हैं, ठीक है। सारे ही मेरे कलेक्टिव क्वेश्चंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कंटेंट टाइप हेडर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बट बहुत सिंपल है अगर समझ लोगे तो। ये आपका बताता है, जैसे कि आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो और फिर आपको रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर से, ठीक है। आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, फिर आपको कोई रिस्पॉन्स मिलता है,
तो जो आप रिक्वेस्ट भेजते हो, मैंने आपको समझाया था एक की कॉन्सेप्ट क्या समझाया था? एक था मेरा जेसन। तो जनरली जो आप रिक्वेस्ट भेजते हो वो आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में भेजते हो। दैट इज इस तरह से कुछ बना होता है, और ये आपका की हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया जो भी आप पास करना चाहो, ये आपका की हो गया जो भी इसमें आप वैल्यू पास करना चाहो। इसी तरह से आपकी और भी होती है। ये होता है आपका जेसन ऑब्जेक्ट। आपने जेसन ऑब्जेक्ट बनाकर भेज दिया। तो कंटेंट टाइप हेडर क्या बोल रहा है कि यार आप किस टाइप का डेटा भेज रहे हो, किस टाइप का सर्वर को आप बताते हो कि आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में जो डेटा जा रहा है वो किस फॉर्मेट में जा रहा है। तो आप बताते हो फॉर्मेटिंग ऑफ योर रिक्वेस्ट, फॉर्मेटिंग ऑफ योर रिक्वेस्ट कि यार वो जेसन टाइप का है, या फिर वो एक्सएमएल टाइप का है, या फिर वो टेक्स्ट टाइप का है, या फिर वो इमेज टाइप का है, या फिर कोई पीडीएफ फाइल या कुछ भी है वो। तो किस टाइप का आप डेटा भेज रहे हो एज ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर, तो वो आपका कंटेंट टाइप बताता है कि किस टाइप का आप डेटा भेज रहे हो। जैसे कि अब मैं और छोटा सा एग्जांपल देती हूं, तो आप इसमें इस तरह से कुछ भेजते हो यार, एप्लीकेशन /जेसन कि यार वो जेसन टाइप का है। तो कंटेंट टाइप आप सेलेक्ट करते हो, कंटेंट का टाइप, कंटेंट क्या होता है? जो आपका कंटेंट है, मतलब जो टेक्स्ट है या फिर जो भी आप पेलोड है, जो भी रिक्वेस्ट है, उसमें आपने क्या भेज रहे हो। ठीक है, तो दिस इज समथिंग, वो जेसन टाइप का है, या वो टेक्स्ट टाइप का है, या वो एक्सएमएल टाइप का है, या फिर वो पीडीएफ कोई फाइल है, या फिर वो कोई इमेज है, या फिर वो किस टाइप का है। तो ये आप इंडिकेशन बताते हो कि वो किस टाइप का कंटेंट है। दिस इज कॉल्ड कंटेंट टाइप हेडर। ओके, सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं इस चीज को समझने के लिए। जैसे कि आप सपोज कोई कुरियर भेज रहे हो, आपने कोई कुरियर भेजा, ठीक है। तो जब आप कुरियर को भेजते हो, तो सपोज आपके पास ये जो बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, तो सपोज इसके अंदर आपने कुछ टैडी भेजा है सपोज। तो टैडी इज नॉर्मल, राइट? आपने उसके अंदर टैडी भेज दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टूटेगा फूटेगा नहीं। लेकिन सोचो अगर आपने कोई ग्लास की आइटम भेजी है, ग्लासेस भेजे, या फिर कोई टेबल भेजी है ग्लास से बनी हुई है, कुछ भी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस कुरियर को कुछ भी उठा पटक नहीं की जाए, उसको आराम से बहुत सेफली उसको भेजा जाए, उसके अंदर प्रॉपर थर्माकोल्स वगैरह लगा के, और बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं कि उसे उठा के पटक दिया जाए। तो ये चीज आप बॉक्स पर मेंशन करते हो, बॉक्स पर आप मेंशन करते हो कि यार ये ग्लास मटेरियल है। या फिर सपोज आप कुछ लिक्विड भेज रहे हो, तो यार लिक्विड भी इट कैन बी लीकेजेबल, राइट? तो आप इंडिकेट करते हो कि यार ये लिक्विड टाइप का है या नॉर्मल है वो। तो जो आप उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका प्रॉपर वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वो जाए और वो वापस आ जाए सही तरीके से। एट द एंड आपका गोल होता है कि आपकी एपीआई परफेक्ट तरीके से चलनी चाहिए। बस आप इंडिकेशन देते हो कि जो मैं कुरियर में भेज रहा हूं वो मैं क्या भेज रहा हूं, इट इज ग्लास मटेरियल, इट इज लिक्विड मटेरियल, या फिर नॉर्मल है। तो उसी हिसाब से आपका सर्वर बिहेव करता है कि मेरे को किस तरह से वर्क करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? रियल एनालॉजी से समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिकली कंटेंट टाइप। तो आप जनरली जब भी कोई रिक्वेस्ट बनाते हो, जैसे कि आपने बनाई ये पोस्ट API V1 यूजर्स, तो यहां पर आप साथ के साथ भेजते हो, चाहे आप पोस्टमैन से भेजो या फिर आप फ्रंट एंड से भेजो, तो ये चीज भेजी जाती है कि कंटेंट टाइप इज योर एप्लीकेशन जेसन है तो जेसन भेजोगे, राइट? और फिर आपने सिंपल सा अपना जेसन है तो जेसन के साथ आपने ये बॉडी भेज दी, दिस इज योर बॉडी, जेसन की बॉडी जो आप यहां पर डेटा भेजोगे की वैल्यू पेयर के अंदर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और ये सिंपल सा आपका चला गया। तो इन शॉर्ट, जब आप डेटा की लेबलिंग की बात करते हो, डेटा की लेबलिंग की बात करते हो, तो उसे कहते हैं हम कंटेंट टाइप हेडर। ठीक है, कंटेंट टाइप हेडर। बॉक्स की भी मैंने लेबलिंग करी ना जब मैं कुरियर भेज रही थी। तो दिस इज समथिंग कंटेंट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है क्या होता है ये। नेक्स्ट चलते हैं अब अपना कि यार आपने एपीआई तो बना दी, मैं उसको सिक्योर कैसे करूं यार?
इट इज वेरी टफ कि यार कोई भी आएगा उसको हैक कर सकता है, तो मेरे को उसको सिक्योरिटी भी तो करनी पड़ेगी ना। आप कोई घर बनाते हो तो आप ऐसी सोसाइटी में लेते हो ना कि जिससे कि आप ध्यान रख सको कि उसमें कोई चोर वगैरह ना घुस जाए, राइट। कोई भी आपके डेटा को, आपके इंपॉर्टेंट एसेट्स को चुरा के ना ले जाए, आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हो। तो सिम में इन द सिमिलर वे आप अपनी एपीआई के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, सिक्योरिटी गार्ड रखते हो जिससे कि आपकी एपीआई का मिसयूज ना हो सके, उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स ना आए, आपका डेटा करप्ट ना हो पाए। तो उसके सिंपल सिंपल रूल्स होते हैं एपीआई को सिक्योर करने के लिए। द फर्स्ट वन इज योर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। जैसे कि मैंने आपको ये समझाया था, ये इंटरव्यू क्वेश्चन, कि आप लॉग इन लॉग आउट चेक होता है प्रॉपर किसी की के साथ, प्रॉपर किसी सीक्रेट की के साथ, सीक्रेट की के साथ, या आपके जेडब्ल्यूटी टोकन्स के साथ, जेडब्ल्यूटी टोकन्स के साथ क्या होता है ये समझेंगे। और आपके ओऑथ के साथ, कि आपने सपोज आप गूगल के साथ या फिर किसी भी अपनी थर्ड पार्टी फेसबुक या फिर गिटहब, आप किसी से भी आप लॉग इन कर रहे हो, आपने यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा तो वो सर्वर आपका ऑथेंटिकेशन करता है। आपने कई बार किया होगा, राइट, लॉग इन विद योर गूगल, लॉग इन विद योर फेसबुक, ठीक है। तो आप एक ही अकाउंट यूज करते हो और उसी से आप सब जगह एक्सेस करते हो, तो उससे सर्वर आपको ऑटोमेटिकली की देता है। वो आपका पर्टिकुलर की से ही आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपको रिसोर्स का एक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, और वो हर स्टेप पे आपका वो चेक करता है कि आपने प्रॉपर आप ऑथेंटिकेटेड हो या नहीं हो। तो ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई एक सिक्योर्ड वेबसाइट बनाते हो, उसके ऊपर आप जब एपीआई यूज करते हो तो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की एपीआई भी बनाते हो इन ऑर्डर टू सिक्योर योर वेबसाइट, योर सर्वर, योर एवरीथिंग, ठीक है। तो आप जब घर बनाते हो तो गेट लगाते हो, राइट, गेट पे लॉक लगाते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी घर के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उसको किसी भी अननोन पर्सन को एंटर ना करने दे अनटिल अनलेस ही इज ऑथराइज्ड। फैमिली मेंबर है तभी वो आप घर में आ सकता है। अगर कोई भी अननोन पर्सन है वो बिना इंफॉर्मेशन दिए नहीं आ सकता, वो एंटर नहीं करता। दिस इज द सिंपल रूल, ठीक है। अगर वो घर का मेंबर है तो घर के कोई भी कमरे को एक्सेस करता है, राइट। अगर सपोज कोई मेहमान आ गया या कोई आपके फ्रेंड वगैरह आ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि आपके वो पर्सनल रूम में घुस जाएगा, तो उसके पास लिमिटेड एक्सेस होते हैं। या फिर अगर वो ट्राई करेगा तो उसको सिंपल से बोल देगा आपके पास एक्सेस नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? वही सेम अप्लाई है आपकी एपीआईज के रूल्स के हिसाब से भी। दूसरा रूल होता है आपका कि आप प्रॉपर उसके अंदर एचटीटीपीएस यूज करो इंस्टेड ऑफ एचटीटीपी। ये मैंने समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में डिफरेंस क्या होता है। एचटीटीपीएस आपका सिक्योर्ड लेयर होता है। जब आप जो कम्युनिकेशन करते हो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का, तो एपीआई यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए आपका एचटीटीपीएस, ठीक है। तो आपका एचटीटीपीएस आपको सिक्योर्ड देता है। जैसे कि आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, तो जो रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो, तो सपोज आपने कुछ उसमें पासवर्ड भेजा है, तो ऐसा भी तो होता है आपने रिक्वेस्ट, ये इधर से इधर के बीच में जो गैप हो रहा है ना, यहीं पर हैकर्स बैठे होते हैं, वो आपका डेटा चोरी करने के लिए बैठे होते हैं। अगर आपने उसको सीधा सीधा भेज दिया, सपोज मैंने पासवर्ड रखा test@123, मैंने इस पासवर्ड को सीधा सीधा भेज दिया सर्वर के पास कि यार ले जाओ उस पासवर्ड को और जाकर वैलिडेट करो, चोरी हो जाएगा वो, चोरी हो जाएगा वो। तो इस पासवर्ड को मैं प्लेन नहीं भेजूंगी, मैं उसको एज ए एनक्रिप्ट करके भेजूंगी, जिससे कि उसे कोई इजीली रीड ना कर पाए, उसको इजीली रीड ना कर पाए। मैं उसको एज ए कोड की फॉर्म में भेजूंगी, उसको इनक्रिप्ट करके, जिसको रीड ना कर पाए। एक सिक्योर लेयर लगाऊंगी, दैट इज योर एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। एस मतलब सिक्योर्ड, और जो आपका सिंपल होता है उसमें एस नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपरली यूज करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड वन इज योर, जो मैंने आपको बताया था कि रेट लिमिटिंग लगाओ, तो अननेसेसरी ओवरलोडिंग नहीं हो गई आपकी एपीआई पे। ऐसा भी होता है कोई आपकी एपीआई को बार बार एक्सेस करने की कोशिश कर, बार बार उस पर बॉम्बार्डिंग कर रहा है, तो इट कैन बी अ केस कि हैकर्स उसको ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी वो क्रैक हो जाए, कैसे भी क्रैक हो जाए, उसका पासवर्ड या कुछ भी उसका डेटा मेरे को मिल जाए। तो दैट आई डोंट वांट, मेरे पास वो सारा लॉक्स होता रहेगा,
प्रॉपर आप लॉगिंग करो। लॉगिंग मतलब कि हर लॉग्स को, लॉगिंग मैंने आपको पढ़ाया था अपने पाइथन के पुराने लेक्चर्स में, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो जाके, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आप क्या करते हो, कोई भी एपीआई बनाते हो या कोई भी कोड लिखते हो, तो हर स्टेप पे, सपोज आपने ये कुछ लाइन का कोड लिखा कि क्या हो रहा है, ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं, तो आपने बोला यार इस स्टेप के बाद मेरे को कुछ लॉक करने की जरूरत है, लॉक करने की, इंफॉर्मेशन लॉक करने की, यार यहां पर मेरा ये टाइम पर ये चीज चली है, रिक्वेस्ट मेरे को मिल गई है, मैंने लॉक कर दिया, रिक्वेस्ट मेरे को मिल गई है, मेरे पास सर्वर तक पहुंच गई, रिक्वेस्ट मैंने लॉक कर दिया, यहां पर अब ये डेटाबेस में सेव हो गई, मैंने इसको लॉक कर दिया। तो ये जो सर्टेन स्टेप्स होते हैं जब मैं इंफॉर्मेशन को लॉक कर रही हूं, तो उसे कहते हैं लॉगिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लॉगिंग, प्रॉपर लॉगिंग सही से उसको इंप्लीमेंट करें, ठीक है। प्रॉपर आप वैलिडेशंस लगाओ, कोई भी आपका गलत डेटा ना भेजे, ईमेल है तो प्रॉपर ईमेल ही भेजे, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ रूल बना के भेज दे और आपका डेटाबेस हैक हो जाए, ठीक है। कोर्स रूल्स आप प्रॉपर लगाओ, कोई भी थर्ड पार्टी आपकी नहीं यूज करे, मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर स्टेटस कोड्स यूज करो, वो भी मैंने आपको बता दिया कि सही से आपको स्टेटस कोड्स यूज करने हैं, ठीक है। लॉक करना है हर स्टेप पर। आपको सीक्रेट्स वगैरह, जो आपकी इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स होते हैं, उनको सही से आपको स्टोर करना है। एपीआई सीक्रेट्स ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल खुलेआम रख दिए, आपके जो एसेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, जैसे कि आपके गोल्ड, ठीक है, आपके लैपटॉप्स वगैरह, तो ऐसे थोड़ी आप ऐसे फेंक देते हो, राइट। इट इज वेरी सिक्योर, आप उसको बड़ा ध्यान रखते हो, आप कहीं पे ट्रैवल करते हो तो आप बैग को बार बार चेक करते हो, राइट। मैं तो जनरली करती हूँ, मेरे को टेंशन रहती है कि यार ऐसा ना हो मैंने बैग टांग रखा है, उसे पीछे से लैपटॉप निकाल लिया, नीचे से निकाल लिया, वो तो निकालने का फिर इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो दिस इज समथिंग, आप अपने एसेट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ऐसे नहीं कि कोड में कहीं पर भी आपने एपीआई की डाल दी, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सही से रखो। प्रॉपर वर्जनिंग यूज करो, वर्जन यूज करो। वर्जनिंग मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि जब आप भी एपीआई बनाते हो, गेट मैंने एपीआई करके कुछ बनाया, तो आप प्रॉपर वर्जन्स वगैरह बनाओ कि यार ये पुराना वर्जन है, ये मेरा नया वर्जन है, ये मेरा अब नया वर्जन आ रहा है, ये मेरा इस तरह से आ रहा है। तो प्रॉपर एपीआई के अंदर आप वर्जनिंग यूज करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही एपीआई का जो स्ट्रक्चर होता है वो है, ठीक है। चलो अब एक और बढ़िया सा टॉपिक, एपीआई हमने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की बात की कि हम एपीआई का ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करते हैं, तो उसमें ना सबसे जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं आजकल, ठीक है, वो है आपका, एक तो नॉर्मल आप कर लो, नॉर्मल आजकल यूज में नहीं आता है, ठीक है, बट आपको लीगेसी प्रोजेक्ट्स में आज भी दिख जाएगा। दूसरा है आपका जो सबसे ज्यादा यूज होता है, JWT टोकन्स। एक नॉर्मल टोकन्स होते हैं, एक रिफ्रेश टोकन्स होते हैं। तीसरा है आपका ओ ऑथेंटिकेशन, ठीक है, स्पेलिंग्स कैन बी, उसमें गड़बड़ होती है, ठीक है। तो आज हम ऑथेंटिकेशन में, तो मैंने आपको बता दिया कि हम जब भी गूगल से, फेसबुक से, किसी भी थर्ड पार्टी से उसको लॉग इन करवाते हैं, और वही सेम हम क्रेडेंशियल्स यूज करते हैं अपने डिफरेंट वेबसाइट्स में। आपने ट्राई भी किया होगा, देखा होगा, जब भी लॉग इन करते हो, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एनी अदर, ठीक है। तो वो होता है आपका ऑथेंटिकेशन। ये आप खुद से पढ़ लेना, इसको डिटेल में अगर पढ़ना है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। जिसमें और भी आपके थर्ड पार्टी आते हैं, जैसे ऑक्टा वगैरह, ये सारे आते हैं आपके, तो वो देख लेना। हम आज पढ़ेंगे JWT टोकन, JWT टोकन्स। क्या मतलब है JWT का? जेसन वेब टोकन। एक टाइप से आपकी एक डिजिटल टोकन परमिशन, या फिर आप बोल सकते हो एक टाइप से कोई डिजिटल स्टैंप या फिर कोई पर्ची सी। क्या मतलब है इसका? जब भी आप कोई यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, सपोज ये आपकी एक वेबसाइट है, यहां पर एक लॉगिन के लिए आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है और ये लॉगिन बटन है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये इंफॉर्मेशन को डालते हो, तो ये आपके सर्वर के पास जाती है, ये आपका सर्वर बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब ये सर्वर के पास जाती है, तो ये यूजर नेम पासवर्ड आपका जाता है HTTP से, एपीआई से होता हुआ, राइट, और एपीआई के पास सर्वर के पास आता है। तो जब आपको सर्वर बता देता है कि यस, ये यूजर नेम पासवर्ड मेरे सिस्टम में अवेलेबल है, यू आर द ऑथेंटिकेटेड यूजर,
तो मैं आपको क्या दे देता हूं, एक पर्ची सी दे देता हूं, एक टोकन दे देता हूं, एक पर्ची दे देना, एक सिंपल सी, एक मैंने आपको अप्रूवल दे दिया कि यू आर ऑथराइज्ड, और मैं आपको रिस्पॉन्स में एक पर्ची दे रहा हूं, एक सिंपल सी एक स्लिप दे रहा हूं कि इन द फॉर्म ऑफ टोकन, एक नंबर होता है, एक लंबा सा नंबर होता है, तो मैं आपको वो नंबर दे रहा हूं जिसको आप यूज करोगे पूरी वेबसाइट के रिसोर्सेज को, जैसे कि उसका ऑर्डर पेज हुआ या जो भी पेजेस है, पेमेंट हुआ या फिर जो भी, पूरी वेबसाइट में घूमने के लिए मैं आपको एक डिजिटल स्टैम्प दे रहा हूं, डिजिटल स्लिप दे रहा हूं, डिजिटल परमिशन दे रहा हूं कि अब आप इस पर्ची को यूज करके आपको ऑर्डर में एक्सेस करना है तो आप अपनी पर्ची दिखाओ, पर्ची दिखाओ, स्लिप दिखाओ और जाओ यार, स्लिप दिखाओ और इसको एक्सेस कर लो इजीली। इसको एक्सेस करना है, अपनी स्लिप दिखाओ और एक्सेस कर लो, इसको एक्सेस करना है, अपनी स्लिप दिखाओ और एक्सेस कर लो। स्लिप मतलब टोकन दिखाओ। जैसे कि आप अपने मॉल्स वगैरह में जाते हो, ठीक है, मॉल्स वगैरह में जाते हो तो कोई जो रिस्ट्रिक्टेड मॉल्स होते हैं तो उसके अंदर सपोज आप कोई गेम प्लान या फिर कुछ वाटर पार्क वगैरह में जाते हो, आपको कोई राइड वगैरह लेनी है, ठीक है, तो आपको एक स्लिप मिलती है, आपने पे किया, आपको एक स्लिप मिली, तो वो स्लिप आपके या तो हाथ पे बांध देते हैं या फिर आपको दे देते हैं। तो आपको कोई भी राइड लेनी है तो वो स्लिप देखेगा एंड यू आर गुड टू गो, आप वो राइड देख सकते हो। अगर वो आपके पास स्लिप नहीं है तो वो आपको राइड वो नहीं करने देगा। समझ में आ गया? तो जैसे कि आपको नॉर्मल सी एक पर्ची मिलती है, अगर आपके पास वो राइड नहीं, स्लिप नहीं होगी तो नहीं करने देगा, राइट? तो अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो आप जाओ बाहर। तो यही रूल आपका वेबसाइट में है कि अगर आपके पास वो पर्ची है, वो डिजिटल टोकन है, डिजिटल स्टैंप है, तो आप ऑथेंटिकेटेड हो प्रॉपरली और उस टोकन का यूज करके आप पूरी वेबसाइट को घूम सकते हो। जो भी आपको करना है, आपके पास परमिशन है, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है? दैट इज द ओनली थिंग जो आपको देखनी होती है। यही होता है आपका JWT वेब टोकन, जो आपको यूज में किया जाता है प्रॉपर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए, ठीक है? तो अब समझते हैं JWT का यार पैटर्न क्या होता है। JWT का पैटर्न क्या होता है? JWT टोकन का पैटर्न बोल लो या फिर स्ट्रक्चर बोल लो, क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं उसके स्ट्रक्चर की, यार ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है यूजिंग डॉट। तो मतलब ये एक पार्ट होगा, कुछ बीच में डॉट लगा होगा, ये एक पार्ट होगा, बीच में डॉट लगा होगा, और ये कुछ पार्ट होगा। ये 3 पार्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ये यूज में लेता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है जिसको कहते हैं हम हेडर, तो यहां पे क्या आ गया हमारा हेडर। दूसरा क्या होता है आपका पेलोड, पेलोड, और तीसरा क्या होता है आपका सिग्नेचर। अब इन 3 पार्ट को समझते हैं, ये क्या होता है। जैसे ही आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया, सर्वर के पास गया, सर्वर ने एक टोकन बनाया। अब वो जो टोकन बना, जो आपका JWT टोकन बना, वो टोकन कुछ भी नहीं है। वो जो टोकन है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स का उसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और वो स्ट्रक्चर आपकी बेसिकली यूजर की ही इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट कीज होती हैं जिससे कि आप उसको एक्सेस करते हो। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका हेडर। हेडर का क्या मतलब होता है कि टोकन का टाइप क्या है, टोकन का टाइप क्या है, उसकी इंक्रिप्शन इन्फो कि उसके अंदर कौन सी एल्गोरिथम्स वगैरह लगी हुई है, ठीक है, कि वो कैसे साइन इन करेगा, कैसे साइन किया है उसने। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हेडर के अंदर होती है। क्या इसके डीप में जाने की जरूरत है? नहीं, इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है आपका पेलोड, दूसरा होता है आपका पेलोड, जिसमें क्या होता है आपका यूजर ने जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि यूजर ने यूजर नेम पासवर्ड डाला तो उसको डेटाबेस में वो मिल गया, उसके कंटेनर में वो मिल गया कि यूजर का नाम ये है, यूजर की ईमेल ये है, तो यूजर की इंफॉर्मेशन उसे मिल गई, राइट, सर्वर को। तो जब उसकी यूजर की इंफॉर्मेशन उसे मिल गई तो वो पेलोड में डाल देता है कुछ एज ए यूजर इंफॉर्मेशन, जिसको टेक्निकल टर्म्स में एज ए फैंसी वर्ड बोल लो आप, जिसको हम बोलते हैं क्लेम्स भी, जिसको हम क्लेम्स भी बोलते हैं। अब क्लेम्स वो आपको दे देता है इन द फॉर्म ऑफ पेलोड, जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी यूजर आईडी क्या है,
एक आईडी डिफाइन होगी डेफिनेटली, राइट। एक एज ए प्राइमरी की होती है जो डिफाइंड होती है। यूजर का नेम क्या है, उसके पास कौन कौन से रोल्स का एक्सेस है, रोल्स के कौन कौन से, हम कोई भी जब सिस्टम में जाते हैं तो हम अपने जो सिस्टम बनाते हैं रोल्स होते हैं, राइट। टीचर के पास अलग एक्सेस होता है, उसके पास पूरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट के पास सिर्फ अपना एक्सेस होता है, पूरा जो मैनेजमेंट है उसके पास पूरे टीचर्स की और पूरे स्टूडेंट्स की तो अलग लेवल ऑफ रोल्स होते हैं। क्या रोल्स, हम उन्हें क्या एक्सेस दे रहे हैं। तो उस टोकन के पेलोड में ये भी लिखा होता है कि इसके पास क्या एक्सेस है, इधर ही इज गेस्ट या स्टूडेंट का एक्सेस है। तो रोल्स वो डिफाइन होते हैं बैकएंड में, जो आप खुद से डिफाइन करते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें जाती है, या सर्वर भी करता है कई बार, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है। एक्सपायरेशन, हर टोकन का एक एक्सपायरेशन टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि यार आपने कोई टोकन यूजर लॉगिन पासवर्ड कर लिया, आपने डाल दिया, सर्वर के पास गया, उसने टोकन जनरेट कर लिया और आप उसको सालों सालों तक यूज करते जा रहे हो। ऐसा नहीं होता, राइट। आपको एक टोकन जनरेट हुआ, अगर आपने ब्राउजर क्लोज कर दिया तो आपका वो टोकन खत्म हो जाएगा। कई बार आपका एक्सपायरेशन टाइम होता है कि आपको वो 1 घंटे के लिए अवेलेबल है, उसके बाद आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, या आपका वो 1 दिन के लिए अवेलेबल है, या 2 दिन के लिए अवेलेबल है, या 1 हफ्ते के लिए अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा हम 1 हफ्ते के लिए देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। तो वो उसकी एक्सपायरेशन डेट होती है कि आप उस पर्टिकुलर टोकन से, आप उस पर्टिकुलर स्लिप से मॉल के अंदर राइट्स आप 1 दिन या 4 घंटे ही एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आपको बाहर जाना होगा, आपको फिर से बाय करना होगा, आपको फिर से लॉग इन करना होगा, आपको फिर से टिकट लेनी पड़ेगी और तब जाके आप मॉल्स के अंदर फिर से घूम सकते हो और राइट्स का एक्सेस कर सकते हो। तो यही है सिंपल सा आपकी एक्सपायरेशन। ये सारी चीजें आपकी आती हैं एज ए यूजर इंफॉर्मेशन, एज पार्ट ऑफ द टोकन, ठीक है। आई होप पेलोड वाला पार्ट क्लियर हो गया है। अब चलते तीसरे वाले पार्ट के ऊपर, सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है कि आपका सर्वर आपको सीक्रेट की देता है, सर्वर आपको एक सीक्रेट की देता है जिससे आप एक्चुअल में उसको लॉग इन कर पाते हो। दैट इज समथिंग, वो सर्वर उसको आइडेंटिफाई करता है कि यार कोई भी अननोन तो नहीं कर रहा है। एक सर्वर का सिक्योर हैश होता है, सर्वर का सिक्योर की होता है, ताकि कोई भी उस टोकन को सपोज किसी ने टोकन को ही मॉडिफाई करने की कोशिश कर ली, तो टोकन को ही मॉडिफाई करने की कोशिश ना करे। अगर वो मॉडिफाई कर भी देता है तो सर्वर उसको पहचान लेगा, यार ये तो मेरा साइन नहीं है। या फिर किसी ने सोचा कि यार मैं घुस तो कैसे भी गया, लेकिन मैंने क्या किया, उसी सेम टाइप की मैंने एक डुप्लीकेट पर्ची बना ली या फिर एक नोट बना लिया और उसको चलाने की कोशिश करी। तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, वो प्रॉपर हर जगह स्कैन होती है। सर्वर उसको बार बार स्कैन करता है कि यार गलत तो नहीं कर रहा, क्या ये मॉडिफाइड तो नहीं कर दी है, या फिर किसी ने कोशिश तो नहीं करी है। दीज आर द रूल्स, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा JWT फेमस है इन सब चीजों के लिए, हाईली सिक्योर्ड होता है, ठीक है। तो टोकन मॉडिफाई कोई ना कर सके उसके लिए वो एक सिग्नेचर भेजता है जो सर्वर का सीक्रेट की होता है, जिससे वो आइडेंटिफाई करता है यार मेरे सर्वर का है ना ये, ऐसा तो नहीं है कोई और बना के लिया है, ऐसे किसी ने उसे मॉडिफाई तो नहीं कर दिया बीच में। दिस इज द थिंग। तो इन सब 3 चीजों को मिला के बनता है आपका टोकन, और कोई भी इस टोकन को इजिली रीड नहीं कर सकता है। टोकन आपका कुछ बहुत बड़ा सा इस तरह से कुछ बनता है जो डॉट डॉट की फॉर्म्स में बनता है इस तरह से, बट इसको रीड करने के तरीके हैं कि आप इसको रीड कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक साइट होती है jwt.io। जैसे ही आप इस वाली साइट पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, आप अपना टोकन पेस्ट करना एंड यू विल गेट ऑल दीज 3 डिटेल्स। ऑल दीज 3 डिटेल्स आपको वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका JWT टोकन। क्यों ये इतना ज्यादा पॉपुलर है ये भी समझ लेते हैं। वाई JWT इज सो मच पॉपुलर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस मैं आपको समझा चुकी हूं, ठीक है, रिपीट नहीं करूंगी मैं। सिक्योर्ड होता है और क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि यार मैंने कोई वेबसाइट से ही एक्सेस करा है तो वो चलेगा, अगर मैंने उसको मोबाइल से कर लिया तो क्या नहीं चलेगा, चलेगा। तो इट शुड वर्क, वेब से भी चलेगा, मोबाइल से भी चलेगा, सब जगह से यूज हो सकता है वो, एनीथिंग, ठीक है। बट वो सिक्योर होना चाहिए, बस वो रूल्स जो है वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो एक और टॉपिक करते हैं।
आई नो टाइम ज्यादा हो गया, बट आज रैप अप करते हैं इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि यार आपने कोई एपीआई बनाई है, ठीक है, बट वो परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा बुरी है यार, परफॉर्मेंस उसकी बहुत ज्यादा बैड है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बैड है। मतलब हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आपकी कोई भी एपीआई मैक्सिमम यार 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में आपको रिस्पॉन्स दे लाके। सपोज आपकी एपीआई 2 मिनट ले रही है, तो हाउ यू विल ऑप्टिमाइज दैट एपीआई, व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू विल फॉलो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, ठीक है। क्योंकि 2 मिनट तो बहुत बेकार है। कोई भी यूजर है, अगर स्टूडेंट एनरोलमेंट कर रहा है, वो 2 मिनट तक बैठा रहेगा? नहीं। आप कोई ऑर्डर प्लेस करो, आप 2 मिनट तक बैठे रहोगे? नहीं, राइट। इट शुड बी वेरी फास्ट, या फिर वो बैकग्राउंड में चले। तो जो कोड लिखा हुआ है उसे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा फॉर श्योर। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे रूल्स होते हैं। जो आपने अननेसेसरी बहुत धांसू कोड लिखा हुआ है उसको जाके सुधारो। तो अवॉइड हैवी लॉजिक। जो भी आपने गंदा सा बार बार फोर लूप लगा रखे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रखी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रखी है, तो वो जाके उसको कंट्रोल में करो, ठीक है। इसलिए वो अच्छा कोड एक इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज करो। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी तरीके से यूज की जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसिक अवेट एज पार्ट ऑफ द एपीआईज, ठीक है। मैंने आपको इसका आइडिया दे रखा है जब मेरे मल्टी थ्रेडिंग मल्टी प्रोसेसिंग चल रहा था, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। बेसिकली आप क्या करते हो कि कोई भी चीज आप बैकग्राउंड में चलाना चाहते हो, इंस्टेड कि आप उसको कॉन्टिन्यूस आप उसको वेट करते रहो, ठीक है। दिस इज समथिंग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जब आप बैकग्राउंड में उसको चलाना चाहते हो। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप उसका जो बैकग्राउंड वर्कर्स वगैरह भी यूज करो आप, कि यार सारा कोड आप वन गो में मत चलाओ, सिंक्रोनाइजेशन सिक्वेंशियल मत चलाओ, आप उसको एज ए आप उसमें जॉब्स बना दो कि यार वो बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। आप काफका लॉजिक वगैरह लगा दो, क्यूज वगैरह यूज कर लो, कि ऐसा ना हो कि यार वो वेट करता रहे। मैं क्यू में खड़ा हूं तो ऐसा नहीं कि वो एक आएगा तभी मैं आगे जाऊंगा। इट कैन डन बैकग्राउंड, मैंने उसका प्रोसेस कर दिया, वो अपना काम कराता रहेगा, दूसरे का मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, टाइम आपका शॉर्ट होगा। फोर्थ वन इज योर इट कैन बी प्रॉपर, आप टाइम आउट इश्यूज दो, कि अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप प्रॉपर स्टेटस कोड्स वगैरह भेजो, ठीक है। ये सब आप यूज करो। फिफ्थ वन इज प्रॉपर कैशिंग यूज करो। एक ही चीज को बार बार लोड मत करो, उसको कैश कराओ और कैश मेमोरी में से उसको निकालो, ठीक है। प्रॉपर उसके अंदर रेट लिमिटिंग वगैरह भी लगाओ, जिससे कि बार बार लोड ना हो, पता चला उससे सर्वर ही क्रैश हो गया। रीट्राइज लॉजिक आप लगाते हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही लगाओ। ऐसे नहीं कि आप उसके अंदर कॉन्टिन्यूस 10-15 बार ही लगाए जा रहे हो। कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो यार 1-2 बारी में पता चल जाएगा। आप बार बार उसको पोल करते रहोगे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सारे रूल्स होते हैं। डीबी पुलिंग, मतलब बार बार कनेक्शन, डीबी का कनेक्शन आप मत ओपन करो। इट कैन बी आप एक बार ही कनेक्शन यूज करो जिसमें आप बहुत सारे पैटर्न्स लगाते हो, पुलिंग कहते हैं उसे। और उसके अंदर आप प्रॉपर डिजाइन पैटर्न, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स लगाते हो, कि यार एक बार ही कनेक्शन स्टेब्लिश किया मैंने सिक्को सर्वर का, और ऐसा नहीं है मैं बार बार हर एक पे डीबी की कॉल्स को आप कम करो, रिड्यूस करो, उसको आप कैश करने की कोशिश करो, उसको आप इन मेमोरी में लेके आओ। अननेसेसरी डीबी कॉलिंग मत करो, क्योंकि जब आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जाते हो तो उससे आपकी कॉस्ट हाई हो जाती है, टुक टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एज ए ध्यान रखनी चाहिए। कोड्स को अवॉइड करो। बल्क यू कैन ट्राई, ठीक है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। तो अब मैं एक पेज और ऐड करती हूं इसमें, 1 सेकेंड, यहां पर ऐड हो गया ये पेज, पता नहीं कहां से होगा अब ये, इट्स ओके। मेरे को लास्ट में ऐड करना था एक्चुअली, हाँ ऐसे ऐड हो गया ये, वेरी गुड। तो अब इसमें एक चीज और मैं बताऊंगी जो हम लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, दैट इज पाइथन जो होता है। आप जो रेस्ट एपीआईज बनाते हो पाइथन के अंदर, वो उसके लिए कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, तो उसके लिए फ्रेमवर्क्स होते हैं आपका फ्लास्क, फास्ट एपीआई, एंड द थर्ड वन इज डीजेंगो। इस कोर्स में हम कवर करेंगे फ्लास्क, फास्ट एपीआई, डीजेंगो हम कवर नहीं करेंगे, मे बी लेटर ऑन, बट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट के लिए फ्लास्क भी कर लोगे, इट इज गुड, इट इज मोर देन इनफ, क्योंकि वहां पर उसका इतना रोल नहीं है। जब आप प्योर डेवलपमेंट में जाते हो तो फास्ट एपीआई, डीजेंगो आपको आना चाहिए, ये फ्रेमवर्क्स भी। तो फ्लास्क आपका बेसिकली मिनी प्रोजेक्ट्स के लिए होता है,
जब आप मिनी प्रोजेक्ट्स या खुद से कोई प्रोजेक्ट्स लर्न वगैरह करना चाहते हो, लाइट वेट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पर आप फ्लास्क यूज करो। फास्ट एपीआई आपके जो मॉडर्न टाइप से होते हैं, मॉडर्न जो रेस्ट एपीआई वगैरह बनती हैं, एसिंक्रोनस वगैरह, फास्ट कह लो आप, ठीक है, जिसमें ऑटो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी होता है। तो जब आपके पास ये सब फीचर्स होते हैं तब आप यूज करते हो। डीजेंगो आपका एंटरप्राइज लेवल का होता है, एंटरप्राइज लेवल का होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल। तो जब आप एक्चुअल में एज ए पाइथन डेवलपर वेब डेवलपमेंट फील्ड में जाते हो तो आपको डीजेंगो ये सब आना चाहिए, तीनों ही फ्रेमवर्क आने चाहिए। बट एज ए डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, फ्लास्क भी कर लोगे, दैट इज इनफ। आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्लास्क। आज भी हमने बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर किया है। इसमें जो भी सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनको एटलीस्ट अच्छे से कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम अपना फ्लास्क क्या होता है, फ्लास्क में एक छोटा सा इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे, उसके बाद प्रॉपर एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड पाइथन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा लेक्चर? रेस्ट एपीआई को रिलेट कर पा रहे हो आप रियल प्रॉब्लम्स के साथ? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताओ आपके क्या फीडबैक्स है, आपको लेक्चर अच्छा लगा नहीं लगा, लेट मी नो इनटू द कमेंट्स, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।